बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने लिपिड्स और उसकी क्लासिफिकेशन में सबसे पहले असाइल ग्लिसरोल्स के बारे में पढ़ा था और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं वैक्सीज के बारे में, उसके बाद फास्फोलिपिड, देन टर्पिनॉइड्स, देन स्टीरॉयड और उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ जाते हैं और एंड पे मैं रोल ऑफ लिपिड्स को भी डिस्कस करूंगा और ये जो होगा ये मैं बुक से रीड करके आपको समझा दूंगा। अब प्यारे बच्चों, जब भी हम लिपिड को क्लासिफाई करते हैं तो उसमें जब तक हम वैक्सीज का नाम ना लेना तो काम नहीं चलता, क्योंकि वैक्सीज जो हैं ये लिपिड के अंदर एक डाइवर्स ग्रुप है और इसमें जो आपके पास फैटी एसिड्स जो होते हैं वो मॉडिफाइड टाइप के होते हैं। इसमें चेंजेस हुई हुई होती है। लाइक मॉडिफाइड टाइप कैसे कि इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं एक फैटी एसिड के अंदर वो ऑड नंबर के अंदर होते हैं। लाइक कैसे? ऑड नंबर से क्या मुराद है कि कार्बन 25 से कार्बन 35 तक लॉन्ग चेन फैटी एसिड है। 25 हो सकते हैं, 27 हो सकते हैं, 29 हो सकते हैं, 31 हो सकते हैं, 31, 33 एंड 35। ठीक है, इस तरह से ये आपके पास नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं। ठीक है, फिर हम इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस ग्रुप है ये, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल ग्रुप फैटी एसिड तो मैंने डिस्कस कर दिए होते हैं, फिर इसके अंदर ग्लिसरॉल भी होते हैं, अल्कोहल्स के डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, कीटोनिक ग्रुप भी हो सकते हैं। तो इसी वजह से जो वैक्सीज हैं ये जो खास किस्म के बॉन्डिंग पैटर्न्स होते हैं या इन कंपाउंड्स के ज्यादा होने की वजह से प्यारे बच्चों ये मच स्टेबल हो जाता है। एक रीजन तो ये है कि इनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, तो जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता जाता है। ठीक हो गया। और ये बेसिकली क्या है, डिराइव्ड फ्रॉम द इसाइल ग्लिसरॉल। इसाइल ग्लिसरॉल से ही ये डिराइव्ड होते हैं केमिकली और इसी वजह से जब चूंकि इनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है। फिर उसके बाद ये स्टेबल होते हैं। अब स्टेबल हैं और नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होने की वजह से ये हाइड्रोफोबिक हो जाते हैं, मतलब ये वाटर को रिपेल करते हैं। अब यही वजह है कि जो वैक्सीज होती हैं इनको प्रोटेक्टिव मेजरमेंट्स के लिए जो है ना नेचर ने भी इस्तेमाल किया है। कैसे? अगर मैं इसके नेचुरल सोर्सेज जो है वो आपको बताऊं तो नेचुरल सोर्सेज में आपके पास आ जाता है बी कॉम। जो हनी बी होती है उसका जो आपके पास छत्ता होता है, या आपके कान के अंदर वैक्स ऑफ ईयर या ईयर वैक्स आप बोल सकते हैं, वो मौजूद होती है। उसके साथ साथ नेचुरली वैक्स मौजूद होती है फ्रूट्स के ऊपर वाली जो लेयर होती है, प्लस जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर अल्लाह ने वैक्स की एक लेयर चढ़ाई हुई है। ये क्या काम करते हैं? बैरियर का काम करते हैं कि वाटर को जो है ना वो फ्रूट के अंदर जो उसका लॉस ना हो जाए या लीव से ज्यादा वाटर जो है ना वो ना निकल आए। तो ये वाटर बैरियर के तौर पर, चूंकि मैंने आपको बोला हाइड्रोफोबिक है, तो ये है इसके नेचुरल सोर्सेज। किसके प्यारे बच्चों? आपके पास वैक्सीज के। उसके बाद हमारे पास आता है कि ये जो वैक्सीज हैं इसके यूजेस फिर क्या होंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप नेचुरल वैक्स की बात करते हैं तो वो आपके पास आ जाती है हनी कॉम, बी कॉम, इसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाती है ईयर की वैक्स का, तो एज इट इज यूज वैसे हमारी बॉडी के लिए तो जरूरी है। कुछ बंदे कान से ना मैल निकाल रहे, उसको मैल का नाम देते हैं, मैल निकाल रहे होते हैं। ये बेसिकली वैक्स होता है, इसको ज्यादा नहीं निकालना चाहिए। कुछ लोगों को आदत होती है कि डेली बेस पर वो जो कॉटन बर्ड्स होते हैं उनकी मदद से जो है ना वो कॉटन बर्ड की मदद से उसको निकाल रहे होते हैं, तो इसको नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म और आपके इंटरनल एयर इन्वायरमेंट को सेफ रखती है। उसके बाद फ्रूट्स और लीव्स के ऊपर है ताकि अब्रेसिव डैमेज से बचाया जा सके, ताकि उसमें से वाटर लॉस कम से कम हो। तो फिर इसके नॉर्मल लाइफ के अंदर यूजेस क्या हैं? अब देखिएगा, आप जो किन्नू वैक्सिंग होती है या फ्रूट वैक्सिंग होती है, फ्रूट के ऊपर वैक्स किया जाता है। जो भी इंपोर्टेड फ्रूट होता है ना, मैं लिख देता हूं, उसके ऊपर प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, फ्रूट के ऊपर वैक्स डाली जाती है। इसको आप कहते हैं, या जो पॉलिश होती है वो किया जाता है फ्रूट को। ठीक हो गया। और उसके साथ साथ आप इससे बना सकते हैं, कैंडल्स बना सकते हैं। ठीक है, ये कैंडल्स जो होती हैं ये आप सिंथेटिक वैक्सेस से जो है ना वो बनाई जा सकती हैं। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों इसको फर्नीचर पॉलिश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इससे पेंसिल्स बनवा सकते हैं, आप इससे कलर्स सब्सटेंसेस जो है ना वो बना सकते हैं। उसके अलावा आप क्या करते हैं कि वाटरप्रूफ पेपर बना सकते हैं।
और कार्ड्स बना सकते हैं। ये सारे इस्तेमाल किसके हो रहे हैं आपके पास, वैक्सेस के हो रहे हैं। उसके अलावा नेचुरल सोर्स में जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी एक वैक्स की लेयर होती है, जो शीप होती है उसके ऊपर भी वैक्स जो है ना वो प्रोड्यूस होती है। तो ये तमाम तर चीज़ें क्या हैं आपके पास वैक्स के अंदर आती हैं। फिर हमारे पास आती हैं फास्फोलिपिड्स। प्यारे बच्चों, जब भी हम फास्फोलिपिड्स की बात करते हैं तो फास्फोलिपिड्स ऐसी लिपिड जिनके पास फास्फोरिक एसिड हो। अब फास्फोरिक एसिड का फार्मूला ये होता है OH एंड OH। ये क्या है, ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है। ये एक फैटी एसिड, ये दूसरा फैटी एसिड, ये फास्फोरिक एसिड आ गया। ये इसका पोलर एंड है, ये इसके नॉन पोलर एंड है। ये देख लें, ये इसका पोलर हेड हो गया और ये इसका नॉन पोलर क्या होगी, दो टेल। ये दो टेल्स बेसिकली R1 एंड R2 यानी कि फैटी एसिड्स को क्या कर रही हैं, शो कर रही हैं। अब ये फास्फोलिपिड्स हमारी मेम्ब्रेन का हिस्सा होते हैं। अब आप मुझे खुद बताएं कि मेम्ब्रेन में आपने ये देखा होगा कि इसका हाइड्रोफिलिक जो हेड होता है वो बाहर की तरफ और हाइड्रोफोबिक टेल अंदर की तरफ होती है, और इसमें नाइट्रोजनस बेस ऐड होती है। जैसे मैं अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे ये आपके पास होगी CH2N CH3 CH3 CH3। ये क्या बन गया, ये बन गया फॉस्फेटिडिल कोलीन। अगर ये कोलीन ना हो, ये हो गया कोलीन। अगर ये कोलीन ना हो, पहले की तरह सिर्फ क्या हो, फास्फोरिक एसिड हो, तो ये कहलाएगा फास्फेटिडिक एसिड। अब साथ कोलीन ऐड होगी तो ये बन गया फास्फेटिडिल कोलीन। ये सेरीन हो सकती है, एथेनॉल अमीन हो सकती है। तो ये वो है नाइट्रोजनस बेसिस के साथ ऐड होने की वजह से प्यारे बच्चों ये किसके अंदर पाया जाता है, मेम्ब्रेन्स के अंदर पाई जाती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि फास्फोलिपिड्स जो होती है ना, ये जो आपके सेल स्ट्रक्चर है उसमें बड़ा अहम रोल प्ले करती है। जो मेम्ब्रेन का प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है वो बनाने में कौन हेल्प कर रहा होता है, फास्फोलिपिड्स कर रही होती है, फास्फेटिडिल कोलीन कर रही होती है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, लेसिथीन। उसके बाद आता है हमारे पास टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स जो होते हैं ना, ये बेसिकली 5 कार्बन कंपाउंड होता है, इसका नाम है आइसोप्रीनाइड। आइसोप्रीनाइड सब यूनिट, ठीक हो गया। ये बार बार आपस में मिलते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। 5 कार्बन हैं इसके अंदर। ये देख लें, ये अनसैचुरेटेड है क्योंकि इसमें क्या पाया गया है, डबल बॉन्ड पाया गया है। ये आइसोप्रीनाइड जुड़ते जाते हैं तो उसके बाद मुख्तलिफ तरह के सब्सटेंसेस बनते हैं। जैसे आपके पास क्लोरोफिल A और B का मॉलिक्यूल, उसमें जो फाइटोल टेल होती है उसको अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें आपको यही नजर आते हैं, फाइटोल टेल। अब ये जो फाइटोल टेल है, या विटामिन के अंदर भी ये डाइटर्पीन्स पाए जाते हैं, या आप कह सकते हैं टर्पिनॉइड्स पाए जाते हैं। रेटिनॉल हमारे रेटिना के अंदर जो है वो एक कंपाउंड होता है, उसके अंदर भी ये पाए जाते हैं। या सिंथेटिक रबर बनाने के लिए, या रबर के अंदर भी ये आपके पास आइसोप्रीनाइड यूनिट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, टर्पिनॉइड्स कहलाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आते हैं स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स जो हैं, स्टीरॉइड बेसिकली आप कह सकते हैं कि ऐसी लिपिड्स हैं जो कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखती हैं, एक रिंग स्ट्रक्चर रखती हैं, एक पूरा आप कह सकते हैं इसका न्यूक्लियस होता है। इसका न्यूक्लियस जो है 1 2 3 6 कॉर्नर वाली, 6 कॉर्नर वाली जो है ना वो आपके पास रिंग्स होती हैं। और एक आपके पास एक अकेली ये जो रेड से है, ये 5 कॉर्नर वाली है ये रिंग। ये बेसिकली इसका क्या बनाती है कि न्यूक्लियस बनाती हैं। और ये लिपिड्स का बड़ा ही अहम रोल है हमारी बॉडी के अंदर। अगर ह्यूमंस की बात की जाए, ठीक हो गया, तो या यूकैरियोटिक सेल्स की बात की जाए तो ये स्टीरोल्स जो होते हैं उसकी फॉर्म में, ठीक है, कहाँ पर मौजूद होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। कोलेस्ट्रोल यानी कि कोलेस्ट्रोल और इसका स्ट्रक्चर अगर आप नेट से देखेंगे तो ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो हम कहते हैं दीज आर कोलेस्ट्रोल डेरिवेटिव्स, ठीक हो गया। उसके बाद स्टीरॉइड्स हमारी बॉडी खुद भी बनाती है। मसलन सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जैसे मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वगैरह जो हैं वो आपके पास क्या होते हैं, सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जो मेल और फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स करैक्टर लेकर आते हैं। फिर क्या हुआ, 1950s के अंदर एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स बनाए गए। इनका काम क्या था कि बॉडी से वीकनेस को क्या करना, खत्म करना, या इसको एनीमिया के लिए जो था ना वो इस्तेमाल, खून की कमी के लिए इस्तेमाल किया गया था, मेल न्यूट्रिशन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। फिर क्या हुआ कि 1950s के बाद इसको ना कुछ एथलीट्स ने जो है वो
यूज़ करना शुरू कर दिया। अब ये जो एथलीट्स थे, इससे ये क्या करते थे, वेट गेन करते थे, और वहाँ से स्टार्ट हुआ बॉडी बिल्डिंग का एक नया इरा। तो आजकल एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स जो है, इस पर बैन किया गया है, लोगों को नहीं खाने दिया जाता, क्योंकि इससे मल्टीपल किस्म के डिसऑर्डर्स और डिजीजेस सामने आती हैं। लिवर फेल हो सकता है, इवन कार्डियक जो है अटैक वो हो सकते हैं, किडनी फेल होते हैं। मोस्टली किडनी जो है ना वो लोगों के ख़राब होते हैं। हल्की सी स्टोरी मैं आपको अपनी भी सुना देता हूँ कि वंस अपॉन अ टाइम, बचपन के अंदर जब मैंने भी नई नई जिम शुरू की थी, तो हम भी थोड़ा बहुत जो था ना वो प्रोटीन शेक के नाम से जो थे ना वो ले लेते होते थे। अव्वल वालम वो प्रोटीन शेक प्रोटीन थी या एनाबॉलिक स्टीरॉइड थे या वो क्या था, मतलब एक पैकेट के अंदर वो आता होता था। तो वो मैंने भी जो था ना बाय कर लिया था, छोटे वाला पैकेट। उससे वाकई में मसल गेन तो हो गया था, मेरे मसल जो थे वो अच्छे खास से बढ़ गए थे, लेकिन मेरी बैक पे दर्द होती थी ये। तो मुझे फिर बाद में पता चला कि मुझे ना किडनीज का इशू बन रहा है। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने उसको जो है ना वो ख़त्म कर दिया, छोड़ दिया, जिम भी छोड़ दी मैंने। ठीक है, अब इसमें ये था क्योंकि मैंने ना तो किसी कोच को कंसल्ट किया था, एज भी लड़कपन वाली थी, मेरे ख्याल में मैं आपको फर्स्ट ईयर की बात बता रहा हूँ। तो ये सारे काम जो थे ना वो चोरी छुपे हो रहे थे। तो उसके बाद जब मुझे ये बैक पे दर्द होना शुरू हुई ना दोनों साइड्स, तो मुझे फील हुआ कि मेरे साथ ना कोई किडनी का मसला बन रहा है। क्योंकि सुनते तो हम भी थे कि स्टीरॉइड्स नहीं लेने, जो कोच थे जिम के वो भी मना करते थे कि इस तरह का कोई काम आपने नहीं करना। इंसान आपको पता है वो कर ही लेता होता है बचपन में इस तरह, मतलब आपको छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं ना जाने और अनजाने में, वो है ना वो मैंने बनाना का शेक लेना, मैंगो शेक लेना, उसके अंदर प्यारे बच्चों इसको हल हल करके तो वो फिर मैंने इसको जो है ना इनटेक करना। उससे क्या होता था कि वाकई में एनर्जी तो आती थी, मसल भी गेन शुरू हो गए, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट बॉडी पे रहता है। और ये बात जेन्युइन है कि अगर कोई भी बच्चा ये यूज़ कर रहा है, क्योंकि अब आप बच्चे हैं इस लेवल पर हैं, तो बेटा बॉयज़ के लिए स्पेशली कोई भी आप किसी किस्म की प्रोटीन या कोई भी वेट गेन वाली चीज़ ना लें। इसका आपको क्या होता है, अल्टीमेटली नुकसान होता है। क्योंकि इस एज में आपकी बॉडी पे गोश्त चढ़ नहीं रहा होता और आपको ये बड़ी मोटे होने की ख्वाहिश होती है, लेकिन जब आप मोटे हो जाते हैं फिर बंदा पतला नहीं हो सकता। ये बात याद रखिएगा, बड़ी मेहनत लगती है। 1 किलो वजन बढ़ाना आसान है, बल्कि उसको जब आपने कम करना है सिर्फ 1 kg वजन को, तो आपको जनाब उसके लिए महीनों लग सकते हैं। ठीक है, तो लिहाजा इस तरह की कोई भी एक्टिविटी आपने नहीं करनी। उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना वो एराकिडोनिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी कि इसमें कार्बन 20 के लगभग होती हैं। ठीक है, और इसमें बेसिकली 2 फैटी एसिड ग्रुप होते हैं, और ये फैटी एसिड मॉडिफाइड फैटी एसिड्स होते हैं। और ये 5 कार्नर वाली रिंग के साथ, कितने, 1 2 3 4 5 कार्नर वाली रिंग के साथ दोनों फैटी एसिड्स लगे हुए होते हैं। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमेशा से जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो मैं बताता हूँ बच्चों को, ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में बड़ा हेल्पफुल साबित होते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स में एक वर्ड है इन्फ्लेमेशन। ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, काज कर देते हैं। ठीक हो गया, तो इन्फ्लेमेशन होगी तो आपकी बॉडी में उस पर्टिकुलर जगह पे पेन होगी, उस जगह पे इंडिकेशन होगी कि यहाँ पर कोई वायरस या बैक्टीरिया या इन्फेक्शन चल रहा है। इसी तरह से ये लोकल केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ठीक हो गया, लोकल केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो क्या करते हैं, स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं, और इसी तरह से डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि वेजो डायलेशन करते हैं, बल्कि मैंने आगे लिखा हुआ है वेजो डायलेशन, ब्लड वेसल्स का डायमीटर बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, इसमें से फ्लूइड बाहर आ जाता है, और ये फ्लूइड एडिमा काज कर देता है। उस जगह पर टिश्यू के पास फ्लूइड ज़्यादा होने की वजह से सोजिश हो जाती है। जैसे ही हमें कोई भीड़ काटती है ना, तो वहाँ पर हमें सोजिश होती है, तो वहाँ पर बेसिकली क्या होता है, फ्लूइड आ जाता है, वेजोडाइलेशन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स ही करवाते हैं। अब जैसा कि हमारे पास पैरासीटामोल हो गई या एस्प्रिन हो गई, हम इसको लेते हैं एंटीपायरेटिक, यानी कि फीवर हमें ना हो, पैरासीटामोल को ले रहे हैं, और एज ए एनाल्जेसिक जो होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, एस्प्रिन, वो हम लेते हैं ताकि हमें पेन जो है ना वो ना हो, पेन किलर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो उसके अंदर ये जो एस्प्रिन होती है वो क्या होती है, एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को नहीं बनने देती, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन नहीं होती, और फिर जो है वो दर्द जो होती है बॉडी के अंदर, अगर इन्फेक्शन हो भी तो नहीं होती। तो लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि पहले इंडिकेट करें, टेस्ट करवाएं बॉडी के अंदर क्या इन्फेक्शन चल रहा है, बैक्टीरियल है, वायरल है, जो भी है, उसके सिम्टम्स देखें। छोटे मोटे अगर कोई बॉडी में पेन हो रही है, सर में दर्द है, किसी बॉडी के वैसे किसी पार्ट के अंदर दर्द है, तो उसमें उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं एज ए पेन किलर। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको उसका टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आते हैं
यूजेस इसके लिए मैंने बुक ऑलरेडी खोल के रखी हुई थी। तो यूजेस ऑफ लिपिड्स के अंदर हम जनाब देखते हैं क्या आते हैं। पहली बात है कि लिपिड्स आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। लिपिड जो हैं आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स के बाद आपको जो है वो सेकंड नंबर पर इनको यूटिलाइज किया जाता है। पहले बॉडी से कार्बोहाइड्रेट्स को खत्म किया जाता है, फिर लिपिड्स की बारी आती है और फिर प्रोटीन्स की। लेकिन लिपिड के अंदर एनर्जी को स्टोर करने की जो कंसंट्रेशन होती है वो डबल होती है एज कम्पेयर टू प्रोटीन एंड एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम देख लेते हैं लिपिड्स आर द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इनफैक्ट लिपिड्स आर मोस्ट एनर्जी रिच ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। 1 ग्राम ऑफ लिपिड 9.5 किलो कैलोरीज जो है ना वो देता है एनर्जी की। द सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन यानी कि 1 जो आपके पास ग्राम है वो 5.6 किलो कैलोरीज देगा और कार्बोहाइड्रेट्स 4.1 किलो कैलोरीज देते हैं। तो जो आपके पास आते हैं ना लिपिड, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर CH बॉन्ड की रेशियो क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसके बाद हमारे पास आता है और इनका वेट रिलेटिवली लो होता है। उसके बाद लिपिड्स आर एसेंशियल कंपाउंड फॉर द सेलुलर एंड सब सेलुलर मेम्ब्रेन्स, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद लिपिड्स आर बायोलॉजिकल कैरियर फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोलुबल विटामिन, विटामिन A, D, E, K, ठीक है, या KEDA, इस तरह से भी आप इसको पढ़ सकते हैं उल्टा। उसके बाद लिपिड्स आर द सोर्स ऑफ फैटी एसिड। लिपिड से फैटी एसिड हासिल किए जाते हैं जिनको जो है वो फिर आप मेटाबॉलिज्म के अंदर यूज़ कर सकते हैं, उससे एनर्जी आप ले सकते हैं। साइल ग्लिसरॉल को तोड़ के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया जाता है और इन फैटी एसिड को एसिटाइल को ए के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, जिससे मजीद क्या क्रेब्स साइकिल के अंदर यूज करके उससे एनर्जी हासिल की जा सकती है। लिपिड प्ले अ रोल इन मैकेनिकल कुशन सपोर्ट फॉर द बॉडी वाइटल ऑर्गन। आप दिल के ऊपर देखेंगे तो चर्बी होगी, लिवर के ऊपर देखें तो चर्बी होगी, किडनीज के ऊपर देखेंगे तो चर्बी होगी। अगर ये चर्बी ज्यादा बढ़ जाए तो नो डाउट ये हार्मफुल भी होती है। लेकिन ये जो चर्बी है ये इन वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर क्यों है? ताकि उसके ऊपर कुशन का ये काम करे, उसको अब्रेसिव डैमेज से बचाएं। उसके बाद लिपिड्स फैट्स प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे भी मौजूद है जो कि हमारे लिए इंसुलेशन का काम करती है। और जो ये वाला पोर्शन है ना आपके पास पेट वाला, यहाँ पर तो लिपिड की लेयर को बोलते हैं पुलिस में, ठीक है। ये क्या करती है प्यारे बच्चों? प्रोटेक्ट करती है आपकी बॉडी को या इस पर्टिकुलर एरिया को। उसके बाद स्टीरॉइड्स perform a wide range of important biological function. For example, cholesterol involved in the maintenance of a membrane. वही बात कि मैंने आपको बोला कि ये स्टीरोल या कोलेस्ट्रॉल जो है मेम्ब्रेन्स के अंदर मौजूद होता है। उसके बाद इट इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन डी, बाइल एसिड एंड स्टीरॉयड हार्मोन। बात आई कि ना आए? जो स्टीरॉइड्स होते हैं उसके लिए प्रिकर्सर आपके पास क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। एंड एड्रीनल हार्मोन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो एड्रीनल ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड, यस यही है। ये क्या करते हैं, एक हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल यानी कि कार्टिसोल उसको बोलते हैं, कार्टिसोल हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है और ये स्टीरॉयडल हार्मोन है। और इसी तरह से जो आपके पास आ जाता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, वो आपकी बॉडी में मिनरल्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो ये था ऑल अबाउट लिपिड्स। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।